हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज हम वापस से एक और सेशन लेके आए हैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए, जो कि यूपीएससी सीसैट की प्रैक्टिस में प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब तक गाइज हमने सारे प्रीवियस ईयर पैसेजेस कवर किए फ्रॉम 2014 टू 2023, और अब उसके बाद से हमने शुरू किया है प्रैक्टिस पैसेजेस करना, जो कि रैंडम पैसेजेस हम उठाते हैं जिससे हम अपनी स्पीड बिल्डिंग और अपनी एक्यूरेसी बिल्डिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पैसेजेस का सेकंड पार्ट है एंड विल बी डिस्कसिंग some new passages in the session today, so be prepared for it. So I hope आप सब ready हो, and guys, thank you for the response that you have given to us, and we really cherish the inputs that you put forward to us. और आप homework passages को इतना अच्छे से आंसर करते हो, सभी participate करते हो, that is one good thing that I love about you guys. So keep up the good work and don't forget to like the session, don't forget to subscribe if you're new here. तो शुरू करते हैं गाइज अपना आज का ये सेशन, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर I have an amazing comprehensive guidebook available for you with us. This is absolutely free of cost. इस ई बुक का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस कोर्स बुक में, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में, इसमें आपको सब कुछ गिवन है हर सब्जेक्ट के बारे में सी सेट के लिए, फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रेटजी टू सोर्सेज, एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन दिस एग्जाम। तो गो डाउनलोड दिस बुक इफ यू आर अ बिगिनर एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगी आपकी जर्नी में, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो चलो गाइज, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर वी स्टार्ट, कल जो मैंने आपको सेशन दिया था उसमें मैंने आपको एक होमवर्क पैसेज दिया था। अब उसका पहले डिस्कशन करेंगे और फिर आगे पैसेजेस सॉल्व करेंगे। और आज भी मैं आपको एक होमवर्क पैसेज दूंगा जिसका आपको मुझे आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो शुरू करते हैं गाइज। तो क्वेश्चन था, व्हाट वर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो उसने पूछा था कि पैसेज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। तो हमें कॉन्सिक्वेंसेज ढूंढने थे और छोटे छोटे पैसेज से शुरू करते गए, क्योंकि यहीं से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बिल्डअप होना शुरू होगी, राइट। तो शुरू करते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरीज, जो 18वीं और 19वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोसाइटी। तो पहला तो क्या कॉन्सिक्वेंस था, उसने सोसाइटी में बहुत चेंज लेके आए वो। इट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, समाज में बहुत बदलाव लेके आए। इट लेड टू द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, कि जो प्रोडक्शन की चीज़ें थी वो हाथ की बजाय, मतलब लोगों की बजाय, अब वो मशीनों से बनना शुरू हो गई थी। तो मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, अर्बनाइजेशन मतलब शहर बनना शुरू हो गए थे। एंड द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, के फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी। फैक्ट्रीज में लग गई थी जहाँ पे लोग फैक्ट्री की तरह काम करते थे और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते थे। तो मैकेनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस थे। वाइल इट ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू मैनी, इससे बहुत लोगों को बहुत लोग समृद्ध भी हुए, ठीक है, उनको पैसे मिले, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिली, या अमीर हुए मतलब। वाइल इट ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू मैनी, इट ऑल्सो लेड टू सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज भी आई उसकी वजह से, ठीक है। समाज में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पुअर, रिच, ये डिफरेंसेस आना शुरू हो गए। एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, और मजदूरों की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताए उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में? अ डिक्लाइन इन अर्बनाइजेशन एंड रिड्यूस्ड फैक्ट्री ग्रोथ, नो, दिस इज कॉन्ट्ररी, कि उसने बोला कि अर्बनाइजेशन कम हो गई थी, वो तो कह रहा है अर्बनाइजेशन बढ़ गई थी। सेकंड, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई थी। मैकेनाइजेशन प्रोसेसेस ये ठीक था, लेकिन सेकंड वाला पार्ट गलत था। सोशल इनइक्वालिटीज एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, जो लास्ट में उसने दिया है, बिल्कुल सही। एंड फोर्थ, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एंड डिक्रीज ट्रेड, नो, द करेक्ट आंसर इज, आई थिंक, absolutely clear, fairly clear, but this is what I believe. Social inequalities and labor exploitation were the consequences of industrial revolution. तो ये आंसर था आपके कल के होमवर्क पैसेज का। अगर आपने सही दिया है, वेरी वेल डन गाइस, कीप अप द गुड वर्क, कूडोज टू ऑल ऑफ यू। और आज भी हम ऐसे ही कुछ पैसेजेस करने वाले हैं, तो जुड़िएगा, और होमवर्क पैसेज भी दूंगा मैं आपको, उसका आंसर जरूर करिएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। what major societal changes did industrialization bring in the 19th century? कि उसने कहा है पैसेज के अकॉर्डिंग कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोसाइटल चेंजेस क्या लेके आए। अच्छा, कुछ डिफरेंट पैसेज है, देखना सेम नहीं है जो पिछला हमने किया था। इन द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोसाइटी, ये तो सेम है। फैक्ट्रीज रिप्लेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज
मतलब कॉटेज इंडस्ट्री जो घर घर में जो सामान बनता था, अब वो घर में नहीं है, वो फैक्ट्री में बनने लगा था, लीडिंग टू अर्बनाइजेशन एंड द राइज ऑफ द वर्किंग क्लास। तो उससे अर्बनाइजेशन बढ़ी और वर्किंग क्लास मतलब मजदूर जो लोग हैं, ठीक है, लेबर जो है, वो क्लास ग्रो होना शुरू हुई। अलॉन्ग साइड दीज चेंजेस देर वॉज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर लेबर राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स। और इसी के साथ साथ, ठीक है, अर्बनाइजेशन और वर्किंग क्लास बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, लेबर राइट्स की डिमांड बढ़ने लगी और सोसाइटल रिफॉर्म्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो व्हाट मेजर सोसाइटल चेंजेस डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग? इंक्रीज इन कॉटेज इंडस्ट्रीज? नो। उसने बोला फैक्ट्रीज की बढ़ने लगी कॉटेज की जगह, तो ये तो गलत है। राइज ऑफ द एरिस्टोक्रेसी? नहीं, कहीं मेंशन नहीं है। अर्बनाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ फैक्ट्रीज? ओके। एंड डिक्लाइन इन द वर्किंग क्लास? डिक्लाइन नहीं उसने बोला था वर्किंग क्लास तो बढ़ गई है, राइज इन द वर्किंग क्लास, राइट। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज अर्बनाइजेशन हुआ और इमर्जेंस ऑफ फैक्ट्रीज हुआ। दीज वर द सोसाइटल चेंजेस brought about by industrialization in the 19th century. So option C is the right answer. ये छोटे छोटे पैसेजेस में क्यों लेके आया हूँ शुरू में गाइस, ताकि एक बार आपकी परसेप्शन बिल्डिंग सही हो जाए। आपकी परसेप्शन बिल्डिंग सही हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो आई थिंक दैट विल लीड यू टू अ बेटर स्कोर इन योर एग्जाम। ठीक है, तो पहले हम वो डेवलप करेंगे, धीरे धीरे अपने पैसेजेस का लेवल बढ़ाते चलेंगे। चलो गाइस, सेकंड पैसेज पे चलते हैं आज के लिए। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? कि चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आप सबको पढ़ी भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और डार्विन थ्योरी जो उसको बोलते हैं ना, कि फूड पिरामिड, या जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन पिरामिड, वो आपको पता होना चाहिए कैसे वो इवॉल्व, मतलब क्या थ्योरी है और उसके पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो उसने बोला सेंट्रल आइडिया क्या था, तो हमें पैसेज में पढ़ना है वैसे यहाँ पे, तो पैसेज पढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन रेवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी। कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, उससे हमारी बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग रेवोल्यूशनाइज हो गई। इट स्टेट्स दैट स्पीशीज इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस, कि जैसे जैसे प्रकृति में उनकी सिलेक्शन बढ़ती गई, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता गया, ऐसे ऐसे स्पीशीज इवॉल्व होती गई, वेयर ऑर्गेनिजम्स with advantageous traits survive and reproduce, passing those traits to their offspring। जहाँ पे क्या कहते हैं, जो प्राणी हैं वो अपनी एडवांटेजियस ट्रेट्स को, जिनके पास एडवांटेजियस ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, गुण होते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो ट्रेट्स को आगे अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। तो क्या सेंट्रल आइडिया था? स्पीशीज रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम? नो। एवोल्यूशन में तो क्या होता है, बदलती हैं। ऑर्गेनिजम्स विद डिसएडवांटेजेस ट्रेट्स सर्वाइव? नो, contrary to the point. Natural selection drives the evolution of species. Okay, traits are the only inherited from parents to offsprings। ये traits सिर्फ पेरेंट्स से ही बच्चों में आती है। क्या ये कहा जा रहा है उसने सेंट्रल थ्योरी? नहीं, देखो ये पहले वैसे भी एक्सट्रीम ऑप्शन है, ठीक है। उसने दिया है कि ऑफस्प्रिंग, बच्चों को वो स्पीशीज मतलब ट्रेट दी जाती है, बट वो सेंट्रल आइडिया नहीं है डार्विन की थ्योरी का। उसका थ्योरी का आइडिया क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जो है, उसने बोला ना कि स्पीशीज इवॉल्व ओवर टाइम और विद द प्रोसेस, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन ड्राइव्स द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। ये है सेंट्रल आइडिया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो नेचर प्रकृति जिसको स्ट्रॉन्ग मानेगी, उस स्पीशीज को वो आगे प्रमोट करेगी, एवोल्यूशन में आगे बढ़ाएगी। दैट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, नए पैसेजेस, अलग अलग पैसेजेस करके देखते हैं। व्हाट इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789? तो उसने बोला कि किस इवेंट से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हमें ये ढूंढना है। तो बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन गाइस, इससे आपकी परसेप्शन बिल्डिंग सही हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में हम बड़े पैसेजेस को भी कवर करेंगे, बट अभी बेसिक आप अपनी परसेप्शन बिल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पैसेज पढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, इट बिगैन विद द स्टॉर्मिंग, ये देखो ये आंसर, अगर आपको क्वेश्चन पता है ना तो आंसर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। इट बिगैन विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल एंड रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की एंड द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसी उससे वर्ल्ड दुनिया में एक बदलाव आया, टर्निंग पॉइंट आया वर्ल्ड की हिस्ट्री में। इससे कि वो कैसे शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि बेस्टाइल को उन्होंने बम से, मतलब वहाँ पे बम गिराए, जिससे मोनार्की ख़त्म हो गई और उससे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ का जन्म हुआ। द रेवोल्यूशन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन फ्रांस एंड द वर्ल्ड। उससे फ्रांस पे और वर्ल्ड पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंसिंग द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। उससे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स
लोगों तक फैलना शुरू हो गए। तो what event marked the beginning of the French Revolution? The coronation of Louis the 16th? No. The fall of the monarchy? Yes. The storming of Bastille? Yes. The rise of revolutionary ideas? तो किस इवेंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी? It began with the storming of Bastille and resulted in देखो बिगिनिंग हमें ढूंढना है, तो ये रिजल्टेड मतलब ये तो बाद में आया, ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की और रेवोल्यूशनरी आइडियाज। लेकिन उसने पूछा है कि शुरू किससे हुआ था। इट स्टार्टेड विद सॉरी इट स्टार्टेड विद नॉट विद फॉल ऑफ मोनार्की। फॉल ऑफ मोनार्की तो बाद में हुआ और रेवोल्यूशनरी आइडियाज उसके बाद आए, लेकिन शुरू किससे हुआ था, हमें बिगिनिंग ढूंढनी है। तो बिगिनिंग वाज द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। तो बेस्टाइल में जो बम डाले गए, बम गिराए गए, उसको बम से उड़ाया गया, या रेवोल्यूशन हुआ बेसिकली, वहाँ से इस शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत बतानी है हमें। ठीक है, हमें चेंजिंग पॉइंट वो मतलब वो सब नहीं बताया बाद में क्या हुआ, हमें बताना है शुरू कहाँ से हुआ। तो स्टार्ट हुआ हमारा द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल से, जो उसने क्लियरली बोला है इट बिगैन विद, ये देखो बिगिनिंग बतानी थी हमें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्पेसिफिक होने चाहिए आपके आंसर्स और टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये क्रिएट करने होते हैं। चलो गाइज एक और पैसेज करते हैं आज। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एआई? पैसेज में क्या कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्राइमरी गोल क्या है। तो पढ़ते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है एआई दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो बोला एआई ऐसा काम करता है जिससे एक ऐसी मशीन्स क्रिएट की जाएं जो इंसानों के काम कर सकती हैं। AI has applications in various domains। अलग अलग डोमेन्स में AI की एप्लीकेशंस हैं, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस, हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस तक, एंड कंटिन्यूज टू एडवांस रैपिडली रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट इट्स एथिकल इम्प्लीकेशंस। तो AI की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं हेल्थ केयर से लेके फाइनेंस तक, और बहुत जल्दी से बढ़ भी रही है, जिससे सवाल उठता है कि वो एथिकल है, होंगी या नहीं, रहेंगी या नहीं रहेंगी। सो प्राइमरी गोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? रिप्लेसिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, परफॉर्मिंग टास्क्स दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर, या एडवांसिंग ह्यूमन एथिक्स? नहीं, आई थिंक क्लियरली मेंशन था सेकंड लाइन में कि दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क्स दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द प्राइमरी गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो गाइस ये थे अपने आज के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। तो इससे आपको परसेप्शन स्किल्स थोड़ा सा इंप्रूव करने को मिला होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि कैसे हमें पैसेजेस को आंसर करना होता है, छोटे पैसेजेस को, लेवल 1 को, कि यही ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। छोटे से होते हैं लेकिन पेक्यूलियर एक छोटी सी बात पे सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है, तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है गाइस। ठीक है चलो ये है आपका आज का होमवर्क पैसेज। अब ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपका इसका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? ग्रीन हाउस गैसेज का अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोल क्या है, हमें वो बताना है। तो मैं पैसेज पढ़ता हूँ। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ट्रेस अमाउंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। दीज गैसेज आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। ये गैसेस हमारी प्लैनेट पे, हमारी धरती पे लाइफ को सपोर्ट करते हैं एज दे रेगुलेट टेम्परेचर एंड प्रोवाइड द नेसेसरी ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं, और ऑक्सीजन हमें देती हैं जो कि सांस लेने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो रोल क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का? कूलिंग द प्लैनेट, सपोर्टिंग लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट, या प्रिवेंटिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। अब देखते हैं आपकी परसेप्शन कितनी अच्छे से बिल्ड हुई है। तो मैं जानता हूँ कि अलग अलग आंसर आएंगे इस आंसर के, बट मैं देखना चाहता हूँ आप क्या आंसर करते हैं। तो ज़रूर आंसर कीजिएगा, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि सही और गलत में क्या फ़र्क है और कैसे गलती होती है। ठीक है, तो डू शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो ये मैं वेट करूंगा आपकी, और नेक्स्ट अगले सेशन में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि इस पैसेज का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस गाइज। और अगर आपको हमारे तरीका अच्छा लगता है, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, जिसमें आपको डे 1 पे सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, और साथ के साथ प्रैक्टिस क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हर चैप्टर के बाद आपको मिलेंगे। तो डे 1 पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, आप अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हो, जिसके साथ साथ आपको सारे डाउनलोडेबल पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, और प्लस
फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलते हैं जो आपके सिमुलेशन में आपको हेल्प करते हैं एग्जाम में। उसके साथ साथ लाइव डाउट सेशन से फैकल्टी मेंबर्स के साथ जो आप हर हफ्ते अपने फैकल्टी से मिल सकते हो, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट की जाती हैं जिसमें आपको रिवीजन के तौर पे हम सारी क्लासेस एक बार फटाफट से ब्रशअप कराते हैं। तो डू जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। आपको इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो गो गेट बेनिफिटेड। यू नो द फैकल्टी मेंबर्स, विष्णु सर, आई एम देयर फॉर इंग्लिश एंड मेघना मैम फॉर रीजनिंग, सो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। और अगर आपका कोई भी डाउट है गाइस, कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, या आप हमें, वैसे नीचे लिखा हुआ ईमेल आईडी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप हमें इस एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं, दैट इज hello@edutap.co.in। That's our email ID, hello@edutap.co.in। और डू शेयर योर फीडबैक्स एंड इनपुट्स विद अस, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही। यू कैन फाइंड द पीडीएफ्स ऑफ दीज एंड मेनी मोर सच सेशंस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इन सेशंस का, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर एंडेवर्स अहेड। द एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर स्लीव्स एंड स्टार्ट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो चलो गाइज हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे सेशंस, और आप इन द मीन टाइम अपनी तैयारी करते रहिए। सो आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर endeavors, in your hard work, and I wish that you succeed in the long run. So having said that guys, happy शिवरात्रि आप सबको। I hope के आप सभी को भगवान शिव जी की बहुत सारी आपको उनका आशीर्वाद आप पे बरसे, एंड आई होप कि आप सक्सेसफुल रहो जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।